Good morning, students. Welcome once again to the class. Students, today we are going to have our second lecture on the topic atoms and nuclei. Students, if you remember, or rather I should say that if you have watched the previous video, you must be knowing that in the last video we have done the Rutherford's alpha particle scattering experiment, what that experiment was all about. Rutherford made certain observations, and on the basis of those observations he made conclusions, and we have covered those conclusions, the explanation of those conclusions in our previous lecture. And one more topic that we did in our last lecture, and that was sorry, distance of closest approach. Okay, today in continuation with that, today we are going to do impact parameter. First of all, one thing I want to tell all of you that the students often get confused between distance of closest approach and impact parameter. So first of all, I'll make the difference very much clear with you with the help of a diagram. See, I'm not going to repeat what I have done in previous lecture. You must go through. All the students who want to have benefit from this video must watch the previous video. Otherwise, you people will not be able to understand this topic which I'm going to cover just now, because there is a continuity of the topics. So it's rather a suggestion to all of you that if you really want to understand the things and want to make your concepts clear, you must watch the previous video. Okay, now let's see what is impact parameter and what is distance of closest approach. ठीक है, लास्ट टाइम बच्चों हमने क्या किया था, देयर वॉज अ, ये देखो, दिस इज अ सपोज न्यूक्लियस. रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बेसिस पर उन्होंने एक मॉडल सजेस्ट किया था. वो मॉडल क्या है मैं इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आज कवर करने वाली हूँ. आज इसके बाद हम लोग बताएंगे कि कैसे रदरफोर्ड ने कौन सा मॉडल जो था वो प्रपोज किया था और क्या उसके पोस्टुलेट्स थे. अभी तक तो हम वही उसी के जो एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया था, रदरफोर्ड ने नहीं, वो गीगर एंड मार्सटन ने किया था ऑन द सजेशन ऑफ रदरफोर्ड. गीगर एंड मार्सटन वर रदरफोर्ड स्टूडेंट्स, और वो एक्सपेरिमेंट के उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस जो उन्होंने की थी उसके बेसिस पर जो कंक्लूजन ड्रॉ किया था इन अ वेरी नटशेल, वो क्या था कि देयर इज अ न्यूक्लियस एट द सेंटर. ठीक है, ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉन्सेंट्रेटेड इनटू द न्यूक्लियस. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं. ये भी हम बाद में लेने वाले हैं. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि सपोज ये हमारा सेंटर है. क्या है? सेंटर है. ये सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ले लिया मैंने. ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल्स जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था, वी हैव सीन दैट ऑल द अल्फा पार्टिकल्स मूविंग टूवर्ड्स द गोल्ड फॉइल, न्यूक्लियस ऑफ द गोल्ड फॉइल, या कह सकते हैं हम, they were diffracted, they were scattered by certain different angles. ठीक है, एक ही जैसे एंगल से वो स्कैटर नहीं हुए थे. The deflections the alpha particles suffered because of the repulsion due to the nucleus of the gold foil was different. ठीक है, तभी तो हम कंक्लूड कर पाए कि, तभी तो रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया कि सेंटर में ही लगता है कि सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो कॉन्सेंट्रेटेड है. बिकॉज अगर हम थॉमसन का मॉडल बिलीव करें, अगर हम थॉमसन के मॉडल पे चले, जिसमें क्या था, थॉमसन के मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स वर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर वॉल्यूम ऑफ द एटम, कि जो एटम था उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज वर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो फिर अगर उसके मॉडल पे, जो थॉमसन्स मॉडल पर अगर हम बिलीव करें तो क्या होता, अल्फा पार्टिकल्स अगर किसी मेटल को या किसी हैवी चीज को स्ट्राइक करते जस्ट लाइक गोल्ड, तो डिफ्लेक्शन सेम होती, बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली.
तो जो अल्फा पार्टिकल्स उसको स्ट्राइक कर रहे थे वो कैसे जाते, उनकी डिफ्लेक्शन अलग अलग नहीं होनी थी। बट जब रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि डिफ्लेक्शन जो हो रही है वो सभी अल्फा पार्टिकल्स एक समान डिफ्लेक्शन जो है वो सफर नहीं कर रहे। देयर वर सर्टन अल्फा पार्टिकल्स, मतलब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गो अनडिविएटेड। इसकी वजह से उन्होंने कंक्लूड किया दैट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। फिर उन्होंने कहा कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स गेट डिविएटेड बाय एन एंगल मोर देन 1 डिग्री। उसका मतलब है कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो 1 डिग्री से ज्यादा की डिफ्लेक्शन सफर करते हैं। एंड 1 in 8,000 यानी उस और कम पार्टिकल्स ऐसे हैं विच सफर डिफ्लेक्शन मोर देन 90 डिग्री। एंड ओनली 1 पार्टिकल इन 1 मिलियन, मतलब 10 लाख में एक पार्टिकल जो है वो 180 डिग्री की डिफ्लेक्शन सफर कर रहा है। सो देयर वाज अ वेरी लार्ज वेरिएशन in the number of molecules suffering diffraction scattering at different angles। तो उसके इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ही सारी चीजें जो थी ये कंक्लूजन ड्रॉ हुआ था कि न्यूक्लियस पार्ट्स द सेंटर ऑफ द एटम, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब बात करें अगर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की, तो आप याद करिए कि जब मैंने आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच करवाया था तो मैंने यहाँ पर न्यूक्लियस रखा था और यहां से मैंने अल्फा पार्टिकल्स लिए थे जो कि सीधा कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स तो बहुत सारे होते हैं, देयर इज अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, करोड़ों के हिसाब से अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ से इंसिडेंट हो रहे हैं। पर मैं सिर्फ वही वाला अल्फा पार्टिकल ले रही हूं जो अल्फा पार्टिकल सेंटर की तरफ एम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इससे हमारी एक्सप्लेनेशन थोड़ी इजी हो जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि ये इसको बिकॉज अल्फा पार्टिकल इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज, तो दे विल alpha particle will have to face the repulsion because of this nucleus। लेकिन वो फिर भी इसकी तरफ आगे बढ़ता चला जाता है at the cost of its kinetic energy। जो kinetic energy, क्योंकि यहां से ये velocity लेकर चलता है तो उसके पास kinetic, इसका मास भी है, velocity भी है, तो it has kinetic energy। तो ये तब तक आगे बढ़ता रहता है जब तक कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मदद करती है उसकी इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, बट सर्टनली देयर इज अ पॉइंट जहां पर इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाती है, वहां पर आके ये रुकता है। और जब ये रुक जाता है, अब इसके पास एनर्जी नहीं है कि वो इसकी रिपल्शन को फेस कर सके, तो न्यूक्लियस जब इसको रिपेल करता है तो ये वापस यहां से बाउंस होकर 180 डिग्री से वापस ये पार्टिकल चला जाता है। सो दिस इज द डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस जबकि ये सबसे ज्यादा क्लोज है न्यूक्लियस के, उसको कहते हैं हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये क्लियर हुआ। अब ये तो मैंने वो वाले पार्टिकल्स लिए हैं जो सीधा टारगेट कर रहे हैं कहां पर, सेंटर में, लेकिन सारे पार्टिकल्स ऐसे नहीं होते। इसका मतलब है ये नहीं है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच सिर्फ इसमें आता है जबकि पार्टिकल जाकर हेड ऑन कोलिजन करता है न्यूक्लियस के साथ। नो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हर अल्फा पार्टिकल जो किसी भी जगह से यहां पर जाता है, जरूरी नहीं है सेंटर से, कहीं और से भी जा रहा, वो भी सफर, उसके पास भी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता है। मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये हुआ कि वो डिस्टेंस जब तक कि पार्टिकल अपनी काइनेटिक एनर्जी के दम पर फोर्स ऑफ रिपल्शन को ओवरकम करता है, आगे बढ़ता जाता है, वो एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट आता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं आपको बताती हूँ। अब हमने यहां से एक ये पार्टिकल लिया, ठीक है, ये पार्टिकल लिया और ये यहां से डिफ्लेक्ट होके ऐसे गया, तो आप देखो ये जो पॉइंट होगा, दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होगा, ये होगा हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्योंकि यहां तक जो था ये पार्टिकल, देखो ये अल्फा पार्टिकल आया, यहां तक अल्फा पार्टिकल जो है ऑन द एट द कॉस्ट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी
वो अपनी इसकी रिपल्शन को फेस कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो यहां पहुंचा इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई। अब क्या होगा, अब ये न्यूक्लियस जो है इसको रिपेल करेगा, और न्यूक्लियस ने रिपेल किया तो इसने अपना पाथ चेंज कर लिया और ये डिफ्लेक्ट हो गया। तो हियर इन दिस केस इट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि मैम ने तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बताया था एंड कुछ बुक्स ने तो यहां पर भी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच लिखा हुआ है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वो होता है, वो पॉइंट होता है जहां पर उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और उस समय न्यूक्लियस जो है वो उसके ऊपर रिपल्शन लगाता है, रिपल्शन उसको रिपेल करता है, और जिस हिसाब से वो उसकी तरफ बढ़ रहा है, अगर हेड ऑन कोलिजन है तो वो बिल्कुल रिबाउंड करेगा उसको, वो पीछे चला जाएगा 180 डिग्री से। अदरवाइज जिस भी जगह से वो जितना पास होगा, या डिपेंड करता है कितनी डिफ्लेक्शन आती है, वो डिपेंड करता है कि वो न्यूक्लियस के कितना पास है या कितना दूर है। बिकॉज आपको पता है कूलम्स लॉ से हमने पढ़ा है कि फोर्स ऑफ रिपल्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, तो जितना ये पास होगा उतना ही इसकी रिपल्शन ज्यादा होगी। जैसे जैसे ये दूर चलते जाएंगे पार्टिकल्स, वैसे वैसे इनकी रिपल्शन इसके ऊपर कम होती जाएगी। तभी तो जो दूर वाले पार्टिकल्स है दे गो, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स गो अनडिफ्लेक्टेड। नाउ कम टू द पॉइंट व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर। ये हो गया क्लियर। इम्पैक्ट पैरामीटर हम ये वाले डिस्टेंस को बोलते हैं। दिस इज योर इम्पैक्ट पैरामीटर बी। So what is impact parameter? It is defined as the perpendicular distance of the initial velocity vector. ठीक है, ये सपोज हमारा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है जिससे कि ये स्टार्टिंग से चला है। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द किससे, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये सेंटर से हमने डिस्टेंस लिया, और ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के इन दोनों के बीच में जो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, दैट इज नोन एज द इम्पैक्ट पैरामीटर। इसकी अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री क्या होने वाली है वो बी पर भी डिपेंड करती है और आरओ पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो इट कैन डिपेंड ऑन बी और इट कैन डिपेंड अपॉन आर ओ, यानी कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब देखो कि अगर, ठीक है, ये कुछ ऑब्जर्वेशंस रदरफोर्ड ने करी थी इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में। देखो, अगर तो ये बी जो है वो बहुत ज्यादा हो, सपोज मैंने यहां पर बनाती हूं कि ये है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, दिस इज द सेंटर, और ये ले लो आप बी। ठीक है, जितना बी बढ़ता जाएगा, जितना बी बढ़ता जाएगा उतनी ही रिपल्सिव फोर्स जो ये पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस वो डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, सो मोर द वैल्यू ऑफ बी, ठीक है, लेसर विल बी द डिफ्लेक्शन। तो जितना ये बी, जितना इसको आप ऊपर ले जाओ, जितना ये ज्यादा होगा उतना ही इसकी डिफ्लेक्शन कम होगी, बिकॉज रिपल्सिव फोर्स की मैग्नीट्यूड कम होगी। और ये हो सकता है कि जितना जितना ये और ऊपर तक चलता जाएगा तो ये ज्यादातर पार्टिकल्स जो है वो अनडिफ्लेक्टेड गुजर जाएंगे। अब अगर इम्पैक्ट पैरामीटर स्मॉल होगा, जितना आप देखो ये स्मॉल होगा बी, फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला केस लेती हूँ, ये वाला, जहां पर हम क्या करते हैं, ठीक है, 180 डिग्री वाला केस ले लिया मैंने, यही जा रहे हैं हमारे अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि सेंटर की तरफ एम कर रहे हैं। तो बताओ यहां पर हमारा बी कितना होगा, बी विल बी 0। अगर बी 0 है तो क्या होगा, जितना बी ज्यादा उतनी ही रिपल्शन भी ज्यादा होगी, एंड द अल्फा पार्टिकल्स विल बी रिबाउंडेड बैक विद एन एंगल ऑफ स्कैटरिंग 180 डिग्री। ठीक है, तो जितना बी की वैल्यू कम होगी उतनी ही डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बी बहुत सबसे छोटा 0 ले ले, बी बिल्कुल हम वो पार्टिकल्स ले जो सेंटर की तरफ ही जा रहे हैं, देन व्हाट इज बी, बी इक्वल टू 0, बिकॉज बी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो अगर पार्टिकल्स जाए ही टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस तो बी 0 हो जाएगा। उस केस में थीटा क्या होगा, 180 डिग्री। कितना होगा, 180, मैक्सिमम होगा 180 डिग्री। तो एज the value of b decreases, the angle theta increases. ठीक है, the small, इसका मतलब है कि अगर हम कहें for small impact parameter the repulsive forces is large, so the alpha particle is scattered through large angle. क्योंकि ये दूसरे रीजन से भी आपको पता चल जाएगा, जितना b छोटा होगा उतना ये न्यूक्लियस के पास होगा और उतनी ही रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगी।
फॉर अ हेड ऑन कोलिजन मैंने बता दिया। अब इसी के ऊपर हमारे सिलेबस में नहीं है इसको डिड्यूस करना। रदरफोर्ड डिड्यूस द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द इम्पैक्ट पैरामीटर एंड द काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाय 2 1/2 mv स्क्वायर। अगर आप इस रिलेशन में थीटा की वैल्यू डालेंगे तो भी आपको बी की वैल्यू का पता चल जाएगा। यहाँ अगर आप यहां से देखो, इफ b इज इक्वल टू 0 तो थीटा कितना निकलेगा, वो आप इस रिलेशन से करोगे वो 180 डिग्री ही आएगा। तो फ्रॉम दिस रिलेशन ये जो थ्योरेटिकल वैल्यूज हैं ये प्रूव हुई, तभी उन्होंने ये वाला रिलेशन जो है वो इसके लिए डिराइव किया था। और जो थ्योरेटिकल वैल्यूज हैं और जो मैथमेटिकल इस कैलकुलेशन से आएंगी, दे आर वेरी मच इन सिंक्रोनाइजेशन विद ईच अदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर। आई होप आपको इम्पैक्ट पैरामीटर और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में आप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये है एंड इम्पैक्ट पैरामीटर इज बी। ठीक है, क्लियर। नाउ कम टू द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। ये जो भी एक्सपेरिमेंट गीगर मार्स्टन ने किया था, ऑन द बेसिस ऑफ दैट रदरफोर्ड ने एक मॉडल प्रपोज किया। आपको मैंने बताया था कि whenever there are limitations on a certain model or on a certain जो भी कोई लॉ या प्रिंसिपल, एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल होता है, when there are certain limitations on that, some modifications are done on it और एक न्यू उसके ऊपर मॉडल जो है वो सजेस्ट किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। सिमिलरली रदरफोर्ड ऑल्सो मेड फ्यू मॉडिफिकेशंस ऑन द जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। और वो क्या उन्होंने उसके ऊपर जो चेंजेस थी वो की थी, बिकॉज जे थॉमसन ने भी हमें बता दिया था कि देयर इज अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज इनसाइड एन एटम। पर उनका जो पॉइंट था वो ये था कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। मगर रदरफोर्ड ने जब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने बोला कि अगर मैं मान लेता हूं जे थॉमसन की बात कि अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डिफ्लेक्शन भी क्या होनी चाहिए, एक बराबर होनी चाहिए। बट द वेरिएशन इन द डिफ्लेक्शन इंडिकेट करती है कि द पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट कुछ और बात है और जो अकाउंट करती है फॉर विच अकाउंट्स फॉर द नॉन यूनिफॉर्म डिफ्लेक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बाय एन एटम। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट उन्होंने जो मॉडल प्रपोज किया उसके पॉइंट्स थे, ये हम कर चुके हैं। An atom consists of a small and massive central core in which the entire positive charge and almost whole mass of the atom are concentrated. This core is called the nucleus. So, Rutherford was the scientist who made the discovery of nucleus, because before that nobody was knowing what do you mean or what the nucleus is. The word nucleus was फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाय रदरफोर्ड। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने डिस्कवरी की न्यूक्लियस की और उन्होंने बताया कि देयर इज अ मैसिव सेंट्रल कोर part of the atom which is called the nucleus, and inside the nucleus the whole mass as well as the positive charge is concentrated. ठीक है, the size of the nucleus is concluded, the size of the nucleus is 10 to the power minus 15 मीटर, जो कि पिछले जब हमने एस्टिमेशन ऑफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस निकाला था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 फर्मी एंड 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 raised to power minus 15 मीटर। इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एन एटम, यानी कि एटम का साइज अगर हम मान ले 10 to the power minus 10 मीटर, ठीक है, तो न्यूक्लियस का साइज है 10 to the power minus 15 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि आपका न्यूक्लियस का साइज जो है वो 10 की पावर 5 यानी 1 लाख टाइम्स स्मॉलर है देन द साइज ऑफ द एटम। ठीक है, तो अगर आप इमेजिन करो आप अपने दिमाग में कि आपका एटम और न्यूक्लियस कैसे है, कि आप एटम को मान लो एक फुटबॉल ग्राउंड और उसके सेंटर में रखा हुआ फुटबॉल जो है वो है न्यूक्लियस। ठीक है, तो आप इमेजिन करिए कि एक फुटबॉल ग्राउंड है और उसके बीच में हमने एक फुटबॉल रखा और बाकी सारी स्पेस क्या है, एम्प्टी। दैट इज द पिक्चर ऑफ एन एटम, कि एटम जो है वो इस तरीके से है कि एटम पूरा ग्राउंड है और उसके बीच में एक छोटा सा फुटबॉल के साइज का, जैसे ग्राउंड के कंपैरेटिवली फुटबॉल का साइज है, वैसे ही एटम के कंपैरेटिवली हमारे न्यूक्लियस का साइज, और वो बीच में कहीं सेंटर में पड़ा और बाकी सारी स्पेस क्या है, एम्प्टी है।
अब the nucleus is surrounded by a suitable number of electrons so that their total negative charge is equal to the total positive charge on the nucleus and the atom as a whole is electrically neutral. हम सबको पता है कि एटम जो है दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो इसका मतलब है कि जितना उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है. और नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी प्रेजेंट है, क्योंकि उन्होंने अगर नेगेटिव चार्ज नहीं होगा तो आपका एटम जो है वो बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं है, एटम इज अ न्यूट्रल एंटिटी. तो एटम को न्यूट्रल बनाने के लिए उन्होंने एज्यूम किया था कि देयर आर इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, सो टू मेक इट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. पहले तो उन्होंने कहा कि देयर आर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज भी है और इलेक्ट्रॉन्स भी उसमें प्रेजेंट है. ये हमारा थर्ड जो पॉइंट आया. क्यों इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस शो की थी? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो फिर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल नहीं होता. अब बात आती है चौथे पॉइंट की. फोर्थ पॉइंट में उन्होंने कहा कि अगर अब आप खुद ही सोचिए कि अगर एक कोई भी बॉडी है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है, तो देयर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज. ठीक है, आपको ये भी बता दिया गया है कि पॉजिटिव चार्ज सारा कॉन्सेंट्रेटेड है न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन्स आजू बाजू कहीं पर भी प्रेजेंट है. तो न्यूक्लियस की टेंडेंसी क्या होगी? क्योंकि न्यूक्लियस एक कोर मटेरियल वहां वो बना रहा है, कोर है, वहां पर सारा पॉजिटिव चार्ज है. तो न्यूक्लियस क्या करेगा? सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा. और जब वो पुल करेगा इलेक्ट्रॉन्स आके गिर जाएंगे न्यूक्लियस में और एटम कोलैप्स कर जाएगा. इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही पड़े हुए हैं, स्टेशनरी हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स कुछ नहीं कर रहे हैं, स्टेशनरी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, तो स्टेबिलिटी ऑफ द एटम तो एक्सप्लेन कर ही नहीं जा सकती. एटम कैसे स्टेबल है फिर? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सेंटर में जो न्यूक्लियस है, जो पॉजिटिवली चार्ज है, वो स्टेशनरी पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा और एटम कोलैप्स कर जाएगा. मगर ऐसा नहीं होता. तो रदरफोर्ड ने इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए बोला कि क्यों एटम स्टेबल है. ये उनका पॉइंट था जो कि बाद में वैलिड नहीं रहा. इसके ऊपर भी ये भी एक लिमिटेशन, जो भी पॉइंट मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ये रदरफोर्ड ने अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन दी थी फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. उन्होंने कहा कि यस, ये आ गया हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं? वो इसलिए नहीं गिर रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर क्योंकि जो उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, वो क्या प्रोवाइड कर रही है? वो इनको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है और इलेक्ट्रॉन्स उसी तरह से न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं जैसे कि प्लैनेट्स जो है वो चक्कर लगाते हैं सन के अराउंड. ऑब्वियसली यू नो देयर इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि देयर इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन सन एंड द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड दैट. बट स्टिल द प्लैनेट्स डू नॉट फॉल इनटू द सन. व्हाई? बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम is converted into the centripetal force due to which they move around the sun. One day if earth or any other planet stops moving around the sun, the moment they stop moving around the sun, they will come and collapse into the sun. ठीक है, sun will pull them due to the gravitational force of attraction towards it. Similar is the case कि यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस क्यों इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने बीच में नहीं खींच रहा? क्यों अपने पास नहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के इनको अंदर की तरफ पुल कर रहा? बिकॉज उसकी वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर? सेंट्रिपिटल फोर्स में. और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली इसमें न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं. इसीलिए एटम स्टेबल है. ये रदरफोर्ड की एक्सप्लेनेशन थी फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम. तो स्टेबिलिटी ऑफ द एटम वाले पॉइंट को रदरफोर्ड ने अपने तरीके से समझा दिया. ठीक है, काफी देर तक ये मॉडल जो था वो एक्सेप्टेड था. काफी देर तक इस चीज को माना जाने लगा कि यस, रदरफोर्ड का मॉडल सही है. बट ये वाली जो इनकी एक्सप्लेनेशन थी, ये एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ये सही नहीं थी. इट वॉज
इट कुड नॉट, जो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेनेशन थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम एज गिवन बाय द रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने तो बता दिया कि एटम क्यों स्टेबल है। उनको अगर क्योंकि अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके ऊपर क्यों अपना इफेक्ट नहीं दिखा रही है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो है, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। और एक चीज उन्होंने बोली जो आप बाद में देखेंगे, इन एनी ऑर्बिट, उन्होंने कहा दे रिवॉल्व इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट। कोई स्पेसिफिक ऑर्बिट नहीं दिए थे, यही जो वर्ड था ना एनी ऑर्बिट, यही बाद में इनकी लिमिटेशन, इनके मॉडल की लिमिटेशन बन गया था। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिट में क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन यहां घूम सकता है, यहां घूम सकता है, कोई इसके ऊपर कंडीशन नहीं है। किसी भी ऑर्बिट में ये कैसे भी गोल गोल किसी भी रेडियस के ऑर्बिट में ये घूम सकता है। नाउ कम्स द फेलियर नहीं कहेंगे हम, नाउ कम्स द ड्रॉबैक और द लिमिटेशंस ऑफ द रदरफोर्ड्स मॉडल। ठीक है, तो क्या लिमिटेशन थी? सबसे पहले हम यही पॉइंट लेके चलेंगे कि रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल इज इनकंसिस्टेंट विद द क्लासिकल फिजिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय इनकंसिस्टेंट? आपको वर्ड मिलेगा और आप सोचोगे क्या है ये। इनकंसिस्टेंस मीन नॉट इन अकॉर्डेंस विद, नॉट इन अकॉर्डेंस विद, यानी कि उसके हिसाब से ये एटॉमिक मॉडल जो था, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो था, वो इट वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द किसके, क्लासिकल फिजिक्स के। व्हाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स, देखो क्या होता है क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंगली, आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अभी चैप्टर नंबर 5 है, अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं है, वो पढ़ाएंगे कि क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि जब भी एक चार्ज्ड पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल, एक चार्ज्ड पार्टिकल, लुक्स यहां पर मैं आपको बताती हूँ कौन सा पार्टिकल लिया आपने, दिस इज अ चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक है, जैसे कि ये है, ये न्यूक्लियस आ गया, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। एनी चार्ज पार्टिकल if accelerated, आपको पता है whenever a body moves in a circular orbit, वो क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। Why? चाहे उसकी स्पीड सेम है, but its direction is changing, and when the direction is changing, the velocity is changing, and when the velocity changes, it is getting accelerated. चार्ज पार्टिकल भी हो गया इलेक्ट्रॉन, और इसकी एक्सेलरेशन भी हो गई व्हेन इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो जब एक चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, इट इज गेटिंग एक्सेलरेटेड। एंड अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स, एनी चार्ज पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेटेड एमिट्स रेडिएशन। क्या एमिट करता है वो? यानी कि रेडिएशन, लाइट निकालता है। क्या निकालता है? लाइट निकालता है। समझ आया? अब यहां पर रदरफोर्ड ने बोला था, अभी मैंने आपको इसका ये मॉडल बताया, रदरफोर्ड ने कहा था कि इट कैन रिवॉल्व इन एनी ऑर्बिट, इट कैन रिवॉल्व इन ऑर्बिट ऑफ एनी रेडियस। किसी भी रेडियस में ये क्या कर सकता है, रिवॉल्व कर सकता है। इसका मतलब है देयर इज नो कंडीशन। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी रेडियस में के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है, तो इट इज कॉन्टिन्यूअसली क्या एमिट कर रहा है, ये continuously emitting radiation, or you can say radiation is a form of energy, continuously emitting energy। और जब ये continuously emit कर रहा है एनर्जी, तो इसकी एनर्जी क्या हो रही है, लूज हो रही है। एक तो एनर्जी कैसी एमिट कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली मतलब लाइट जो है वो आए जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है न्यूक्लियस के अराउंड इन एनी ऑर्बिट, किसी भी कोई भी रेडियस, वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो जा रहा है, तो वो कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, रेडिएशन एमिट कर रहा है। जब भी कोई कॉन्टिन्यूसली रेडिएशन एमिट कर रहा है, यानी कि अपनी एनर्जी लूज कर रहा है। जब एनर्जी लूज कर रहा है, तो रेडियस, और जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, तो जिस फ्रीक्वेंसी से वो रिवॉल्व करेगा, उसी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन वो एमिट करेगा। तो कॉन्टिन्यूसली वो क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है। ठीक है, एनर्जी लूज कर रहा है, तो इसका मतलब है ये जो
आपका यहाँ देखिए, ये मैं ड्रॉ करती हूँ, ये न्यूक्लियस आ गया, ये इलेक्ट्रॉन है, ये कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, ये एनर्जी लूज कर रहा है। जब एनर्जी लूज कर रहा है तो जिस रेडियस में ये आ रहा है वो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट क्या हो रहा है, वो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट डिक्रीज हो रहा है। और एक ऐसी कंडीशन आएगी जब इलेक्ट्रॉन अपनी सारी एनर्जी लूज कर देगा, उस समय ये न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा। बिकॉज ये मैंने आपको समझाया क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स, एनी चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल जो होता है, जब वो एक्सेलरेट होता है तो वो रेडिएशन एमिट कर रहा है। ठीक है, अब रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी रेडियस के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है। इसका मतलब है कि वो कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है, देयर इज नो ब्रेक, देयर आर नो सेट एनर्जी लेवल्स जिसके अंदर वो रिवॉल्व करेगा। वो किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है। तो जब वो कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है तो कॉन्टिन्यूसली अपनी एनर्जी एमिट आउट कर रहा है। जब कॉन्टिन्यूसली अपनी एनर्जी एमिट आउट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो क्या हो रहा है, उसकी एनर्जी खत्म हो रही है। जब एनर्जी खत्म हो रही है तो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग। और एक टाइम ऐसा आएगा, ये जो पाथ है दैट इज स्पाइरल, एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन आके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और आपका जो एटम है वो कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन वास्तव में एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो कोई भी चीज जो है वो आपको यहाँ पर नजर नहीं आती। इवन कि हम लोग कोई भी चीज, जिस मोबाइल से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, कोई भी चीज जो है वो स्टेबल नहीं होती। मगर ऐसा नहीं है। ये जो रदरफोर्ड के मॉडल की जो एक्सप्लेनेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ जो क्लासिकल फिजिक्स जो कहते थे, क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंगली जो इनके ऊपर लिमिटेशन लगाई गई कि अगर जो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में कहा है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, अगर उसके ऊपर हम क्लासिकल फिजिक्स लगाए हैं तो उस हिसाब से तो एटम जो है वो स्टेबल नहीं है, लेकिन एक्चुअली में एटम स्टेबल है। सो दिस इज नॉट द एक्सप्लेनेशन, राइट एक्सप्लेनेशन रादर यू कैन से गिवन बाय द रदरफोर्ड फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। मैंने अभी पहले ही आपको बोला कि अपने हिसाब से रदरफोर्ड ने स्टेबिलिटी ऑफ द एटम के लिए एक्सप्लेनेशन दे दी, लेकिन जब क्लासिकल फिजिक्स लगाई गई उसके ऊपर तो वो एक्सप्लेनेशन सही नहीं थी। तो यहाँ पर हमारा रदरफोर्ड का मॉडल जो था, इट वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रही। तो जिसकी वजह से ये हमारी फर्स्ट लिमिटेशन बन जाती है। बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो आपको पता होना चाहिए कि पहली दो लिमिटेशंस आई थी। पहली लिमिटेशन क्या थी कि रदरफोर्ड के जो मॉडल के हिसाब से, रदरफोर्ड की एक्सप्लेनेशन के हिसाब से जो उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ द एटम का पॉइंट दिया था वो वैलिड नहीं था अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स। मैक्सवेल ने जो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंगली जो एक्सप्लेनेशन दी थी उसमें और इसमें कॉन्ट्रडिक्शन थी। और अकॉर्डिंग टू द classical physics, Rutherford could not explain the stability of an atom. Now come to the second part. अब देखो सेकेंड पार्ट को समझाने के लिए मैं वही चीज यूज करूंगी कि इन्होंने बोला कि रदरफोर्ड्स मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली और क्या कर रहे हैं, लाइट एमिट आउट कर रहे हैं। क्यों कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं? क्योंकि वो कोई भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं। तो जो ये लाइट एमिट आउट करेंगे जो भी एटम्स हैं, अगर एटम जो है वो लाइट रेडिएशंस एमिट आउट कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड्स मॉडल क्या होना चाहिए, उसका जो एमिशन स्पेक्ट्रम होना चाहिए वो भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। क्योंकि कॉन्टिन्यूसली लाइट आ रही है तो एमिशन स्पेक्ट्रम भी क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। लेकिन कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होता एटम्स का। एटम्स का जो एमिशन स्पेक्ट्रम आता है it is discrete. Up, you know, I hope you know the difference between the continuous and discrete. Continuous means continuity, ठीक है, and discrete means कि selective, बीच में से कुछ वेवलेंथ्स हैं, कुछ वेवलेंथ्स नहीं हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करूं तो हाइड्रोजन का जो एमिशन स्पेक्ट्रम है उसमें हमारे पास जो वेवलेंथ्स आती हैं वो 6862 एंगस्ट्रॉम आई थिंक और 4860,
ये वाली जो लाइंस हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, वो ही विजिबल होती हैं। बाकी वाली लाइंस हमें, बाकी वाली वेवलेंथ यानी इन दोनों के बीच की वेवलेंथ हमें नजर नहीं आती। तो इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले आपको एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। व्हाट इज एमिशन स्पेक्ट्रम? देखो, आप कोई भी सब्सटेंस ले लो, ठीक है। अगर आप उस सब्सटेंस को हीट करते हो, यू नो इट एमिट्स रेडिएशन। क्या करता है वो? रेडिएशन एमिट करता है। कोई भी सब्सटेंस, उसको अगर हम फॉर एग्जांपल कोई गैस ले लें, गैस को हम क्या करें, एक वैक्यूम चैम्बर में डालें और उसको हम हीट करें, तो हीट करेंगे तो क्या होगा, ये रेडिएशन एमिट करेगा। अब इन रेडिएशंस को अगर मैं प्रिज्म में पास करूं, किस में पास करूं? प्रिज्म में, तो हमें क्या दिखेंगी? स्पेक्ट्रल लाइंस दिखेंगी। अब वो स्पेक्ट्रल लाइंस अकॉर्डिंग टू द, फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करती हूँ, क्योंकि अभी तक आपको विजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में पता है। तो वो है विबग्योर। क्या है? विबग्योर। तो अगर अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मॉडल चले, क्योंकि कॉन्टिन्यूअसली लाइट एमिट हो रही है, कोई ब्रेक्स नहीं है, तो ये जो स्पेक्ट्रम आएगा ये भी क्या होना चाहिए? ये भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। यानी कि ये सारी लाइंस हमें दिखनी चाहिए। मतलब कोई भी एटम, अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मॉडल, अगर हम किसी गैस को हीट करते हैं, और उसकी कोई गैस भी हो सकती है, कोई भी सब्सटेंस को हम हीट करते हैं, वो रेडिएशन एमिट करता है। उन रेडिएशन को अगर हम प्रिज्म में से पास करें और फिर उसका स्पेक्ट्रम की स्टडी करें, तो फॉर एग्जाम्पल अगर विजिबल लाइट में स्पेक्ट्रम आता है तो इट मस्ट हैव ऑल द कलर्स, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, सब आते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। आने चाहिए, ये सारे कलर आने चाहिए अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड्स मॉडल, क्योंकि रदरफोर्ड का मॉडल ये कहता है कि कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। लेकिन देखा गया कि फॉर एग्जांपल उसमें सिर्फ ब्लू लाइन थी और सिर्फ क्या थी? रेड थी। यानी कि ये एग्जाम्पल लिया है मैंने, ये जरूरी नहीं है। यही दो कलर्स क्या थे? प्रेजेंट थे। यानी कि स्पेक्ट्रल लाइंस थी, कॉन्टिन्यूअस नहीं था। क्या था? स्पेक्ट्रल लाइंस थी। दिस इज नोन एज डिस्क्रीट। इसको क्या कहते हैं? डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। तो बहुत एटम्स में कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं आया। कैसा स्पेक्ट्रम आया? डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम आया। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम का मतलब है कुछ लाइंस थी और कुछ लाइंस नहीं थी। ये लाइंस मिसिंग थी, सिर्फ ये और ये लाइंस प्रेजेंट थी। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड्स मॉडल सारी लाइंस प्रेजेंट होनी चाहिए। तो रदरफोर्ड का मॉडल यहाँ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। किस चीज को नहीं कर पाया? ये डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, मैंने आपको बोला हाइड्रोजन सिर्फ ये दो वेवलेंथ की लाइंस जो हैं, वो वेवलेंथ्स जो हैं वो एमिट आउट करता है, जबकि उसको करनी चाहिए बाकी भी, मगर नहीं करता है। सिर्फ यही दो लाइंस आती हैं। इस चीज को रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। वो नहीं बता पाए थे कि अगर जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी है उसके हिसाब से तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम आना चाहिए, तो फिर जब डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हो रहा है तो उसका रीजन क्या है? दीज वर द टू लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, जिसके ऊपर मॉडिफिकेशन की थी नील्स बोहर ने। और नील्स बोहर बहुत हद तक इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने में सक्सेसफुल भी हुए थे। उनके मॉडल में उन्होंने अपना मॉडल जो एक्सप्लेन किया था, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। लेकिन जब स्पेक्ट्रम की बात आई तो उनका जो मॉडल है वो सिर्फ एप्लीकेबल है हाइड्रोजन एटम पर, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन वाले एटम पर। बाकी जगह पर उनका बोहर्स मॉडल भी एप्लीकेबल नहीं हो पाया। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। अगर किसी को कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है, इफ एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर, यू आर फ्री टू आस्क मी। Okay, thank you. That's all I had for you today. Till my next lecture, stay home, stay safe.